आज बाजार में हम देख रहे हैं कि दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। 2 दिन का वीकेंड है, उससे पहले भी आप देखें बाजार में तेजी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट शुरुआत भी तेजी के साथ हुई। दिन के दौरान हमने जो मोमेंटम है इसको और ज़्यादा मजबूत किया। हाई लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिले क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आज के दिन यानी कि छुट्टी से पहले अगर बाजार तेजी के मूड में है तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो पहले जरा आज का कारोबार देखिए, फिर आपको वजह भी बताते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा तेजी या उत्साह मार्केट में देखने को मिल रहा है। फिर आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है, आपके सवालों के जवाब, प्राइमरी मार्केट का एक्शन और चुन चुन के ये सब होगा आपके सामने अगले 1.25 से 1 1.5 घंटे में। तो सबसे पहले आज का कारोबार आप देखिए। निफ्टी में आज हमने देखा ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा और 25,800 का लेवल भी हमने इंटरडे बेसिस पर निफ्टी में पार किया है। तो वीकेंड से पहले बाजार में जोश साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में जो उत्साह है ना वो ज़्यादा देखने को मिला। आज हमने 60,000 का जो लेवल है उसको भी पार किया है। तो मोमेंटम अभी भी आप देखेंगे ज़्यादा है, 1.4% के आसपास निफ्टी सेंसेक्स ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की बढ़त है। साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट जिससे आपको पता चलेगी, तो भले ही स्मॉल कैप इंडेक्स सुस्त या फिर हल्की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे ना यहाँ आपको चुस्ती दिखेगी। आधे % के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। आईएफसीआई एक स्टॉक है जो कि 12% ऊपर है। एनएससी के आईपीओ का जो इंपैक्ट है, जो उम्मीद है, वो इस स्टॉक को ड्राइव कर रही है। क्यों कर रही है और आपको करना क्या चाहिए, इस पर भी हम कार्यक्रम में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन नतीजों की जहाँ तक बात है तो इन्फोसिस तो कमाल कर ही रहा है, 5.5% ऊपर है, लेकिन एंजल वन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ही दोनों स्टॉक नंबर्स के बाद 8% की तेजी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। तो इन सब पर आगे बातचीत करेंगे, आपको बताते हैं। लेकिन जरा बाजार की इतनी मजबूती या फिर इतना उत्साह क्यों है बाजार में, उसकी वजह आप समझिए कि क्यों आज हमने निफ्टी पर जो 25,800 का लेवल वो पार किया था, वो उत्साह, वो जोश कहाँ से आया। देखिए 4-5 बड़ी वजह है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में आज एक्शन है, तेजी बनती हुई दिख रही है, या फिर भरोसा फिर कहाँ से आ रहा है, ये अगर आप समझने की कोशिश करें ना तो उसमें ग्लोबल और घरेलू दोनों तरह के फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ईरान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आशंका थी कि यूएस की ओर से स्ट्राइक ना हो जाए, हमला ना हो जाए, और ऑलमोस्ट डन हो चुका था ये। आखिरी मोमेंट पे ट्रम्प साहब ने वो पेडल दबाने से या फिर वो सेल बटन दबाने से या फिर आप ये कहिए कि जंग वाला बटन दबाने से अपने आप को किसी तरह से रोक लिया, और उसी का इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट्स में पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। ईरान में कुछ हालात भी सुधरे हैं, उसका भी इम्पैक्ट हम दिख रहे हैं। उससे हुआ क्या है कि कच्चा तेल जो कि दिक्कत की बात थी, $65 के पार चला गया था, वो गिरकर अब $63.5 के आसपास आ गया। दुनिया भर में जो मेटल की कीमतें हैं, बुलियन हुआ, इसमें भी हमने गिरावट देखी है। डोमेस्टिकली देखें तो नतीजे अच्छे आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इन्फोसिस 5.5% की तेजी, नतीजे शानदार, उसके ऊपर दमदार गाइडेंस इस कंपनी ने दी है। दोनों चीज़ों को बाजार ने पसंद किया। स्टॉक में ऑलमोस्ट 6% के आसपास का जंप है। बीएमसी चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं ना, उसमें यही दिख रहा है कि बीजेपी प्लस जो गठबंधन है उन्हीं को बढ़त मिलेगी। इसको भी बाजार पसंद कर रहा है। और उसके साथ साथ ट्रेड डील कब होगी कब होगी कब होगी, लेकिन हाँ, उसको लेकर जो हमारे वाणिज्य सचिव हैं उनकी ओर से जो बयान आए हैं ना, वो पॉजिटिविटी, नई उम्मीद बाजार में पैदा कर रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार काफ़ी ज़्यादा जोश में है। चलिए, इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। हेम सिक्योरिटीज़ की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Sandeep ji, and thank you for calling me on the show. तो मैम, बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय के बाद मौका मिला है आज आपसे बातचीत करने का। कल ना एक रिस्पाइट आ गया मार्केट में, तो जो वीकेंड की कुछ रिकॉर्डिंग्स होती है ना, तो वो कल ही निपट गई, तो इस वजह से आज आपसे मुखातिब होने का मौका मिल गया। और बाजार देखिए आज इस चीज़ को रिजॉइस कर भी रहा है। बाजार में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है हाई लेवल से, जो स्वाभाविक है, लेकिन जोश काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखा है। आपका टेक इसके ऊपर और रणनीति क्या होनी चाहिए अभी बाजार में? देखिए, बिल्कुल आज हमने सुबह में बहुत बढ़िया जोश मार्केट में देखा था, लेकिन अभी ड्यूरिंग इंट्राडे एक थोड़ा हम करेक्शन देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अब क्योंकि वापस से वीकेंड की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे पोजीशंस को लाइट रखें या फिर ओवर द वीकेंड पोजीशंस कैरी ना करें। तो मेरी यहाँ पे यही राय रहेगी कि अभी अगर बाइंग साइड में है और ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि ओवर द वीकेंड मैं यहाँ पे पोजीशंस ले जाने के फेवर में नहीं हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जिस तरह से निफ्टी ने लास्ट 1-2 घंटे में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 25,700 के नीचे जाता है तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये थोड़ी सी और बढ़ सकती है। और नेक्स्ट लेवल जो हमें निफ्टी में फिर देखने को मिल सकता है वो तकरीबन 25,680 670 के रहेंगे।
तो इंट्राडे में हो सकता है कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी-सी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिले, और कारण भी है, वीकेंड की बात हम यहाँ पे जैसा कि कर रहे हैं, और इतनी अनिश्चितता बढ़ गई है पूरे, अगर हम यहाँ पे वैश्विक स्तर पे भी अगर मार्केट्स को देखें, तो कोई भी न्यूज़ फ्लो किसी भी तरह का अगर ओवर द वीकेंड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिस्टर ट्रम्प को प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा यहाँ पे डिफिकल्ट रहता है, वो बोलते क्या हैं, और हो सकता है कि कभी-कभी वो जो बोलते हैं उसके अनुरूप काम भी नहीं करते। तो थोड़ा मार्केट उस बात को लेके थोड़ा अनसर्टेन हमेशा रहता ही है, और इसीलिए ओवर द वीकेंड पोज़ीशंस लेके ना जाएँ। इनफैक्ट इंट्राडे में भी मुझे थोड़ी-सी वीकनेस लग रही है, तो थोड़ा-सा कॉशियसली अभी लास्ट के जो 2 ढाई घंटे बचे हैं उसमें ट्रेड करने की सलाह। बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। जितना उत्साह बाजार ने दिखा दिया, दमखम दिखा दिया, वो अच्छी बात है, उतना मोमेंटम बन गया, लेकिन वीकेंड भी है, उस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना होगा। जिसका भी पैसा बनेगा या फिर 100-200 पॉइंट बनेंगे निफ्टी में नीचे लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। 2 दिन में क्या हो जाए, ट्रम्प साहब पलट जाएं, कोई ऐसा फैसला आ जाए जी। कि या तेज़ी जो बनी हुई है, जो पैसा बन रहा है, वो बाद में उल्टा पड़ जाए या फिर आपका मुनाफा पूरा खत्म हो जाए, तो स्वाभाविक है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो आ रही है, लेकिन आपको इसमें सतर्क रहना है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, पोजीशन अपनी लाइट रखिए एज फार एज पॉसिबल। चलिए मैम, जल्दी से आपको गेनर लूजर बता देता हूँ, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूंगा। आपके पास भी अगर कोई सवाल है, 9311121874 ये हमारा नंबर है, उस पर आप चाहें तो हमें फ़ोन लाइन के ज़रिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो money9query@tv9.com हमारा ईमेल एड्रेस है, और आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी चाहें तो अपना मैसेज टाइप करके भी हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, बाकी सारे ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल हैं ही हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। आस्था मैम हमारे साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की आज हम कोशिश करेंगे। IPO मार्केट पर तो इनकी पकड़ अच्छी है ही है, तो उस पर तो फोकस रहेगा, क्योंकि BCCL भारत कोकिंग कोल इसकी बातचीत होना लाजमी है, और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इसके ऊपर ये भी जानना बहुत अहम है। तो जल्दी से गेनर लूजर सामने लेके आइए। निफ्टी में आज कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि ज़्यादा उत्साह या फिर ज़्यादा दमखम दिखा रहे हैं? उसमें इन्फोसिस एक जाहिर सी बात है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। टेक महिंद्रा, विप्रो को भी इसी ने सपोर्ट कर दिया नंबर्स के बाद, इनमें भी दमखम दिख रहा है। और श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर है, और टाटा मोटर्स PV यहाँ पर भी आज आपको 2-2.25% के आसपास के गेंस दिखेंगे। लेकिन नीचे कौन ला रहा है, निफ्टी के ऊपर प्रेशर कौन बना रहा है? अगर आप निफ्टी लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा सिप्ला, ये स्टॉक। इनफैक्ट इसके ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इसका जो ट्रेंड है ना वो नेगेटिव है, % का ड्रॉप है। सन फार्मा भी आज 0.25% नीचे है। BEL में थोड़ी मुनाफा वसूली है, और वैसे ही कुछ रुझान हम मारुति सुजुकी के स्टॉक में भी देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स आप देखें तो आज आउट परफॉर्म कर रहा है, आधे % के आसपास की मजबूती अभी भी है। तो मिड कैप गेनर्स में अगर आप देखेंगे, फेडरल बैंक जिसके नंबर्स आने हैं 8%, ये मजबूत है। ओरेकल, एम्फोसिस, 2 मिड कैप IT साइड की स्टोरीज हैं, ये 4.5 से 5% ऊपर है। 361 वैम में भी नंबर्स का इंपैक्ट है, 4.25% ये ऊपर है। और HPCL जो कच्चा तेल हल्का हुआ है ना, उसका इंपैक्ट हम OMCs के शेयरों में साफ तौर पर देख रहे हैं, मजबूती या फिर एक रिस्पाइट के तौर पर। मिड कैप लूजर्स की अगर आप बात करें तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम आज आपको दिखेंगे, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स को ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं। इसमें ABB पावर है, कल्याण ज्वेलर्स है, ऑयल इंडिया है, क्योंकि कच्चा तेल नीचे आया तो जाहिर सी बात है इसमें प्रेशर दिखेगा। मेटल कीमतों में हम देख रहे हैं कि गिरावट है ग्लोबली, तो उसका इंपैक्ट नाल्को पे दिख रहा है, 2.5% नीचे है। और सिप्ला और सन फार्मा ये निफ्टी में नीचे थे। मिड कैप में आप देखिए मैनकाइंड फार्मा, इसमें आज प्रेशर है। तो एक बात साफ है कि आज डिफेंसिव थोड़ा सा बैक बर्नर पे गए हैं, तो फार्मा में आज प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिला। 3 स्टॉक्स तो हमें टॉप ऑफ द लिस्ट ही नजर आ गए हैं, जो कि लूजर्स में है, निफ्टी और मिड कैप के। स्मॉल कैप इंडेक्स आपको सुस्त नजर आएगा आज के सेशन में, गिरावट हो रही है, लेकिन गेनिंग साइड में देखें तो बाजार स्टाइल रिटेल आई थिंक दूसरा या तीसरा दिन है जब ये स्टॉक काफ़ी एक्टिव है। IFCI की बात तो हम आगे करेंगे। आज स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में कुछ बाउंस बैक दिख रहा है। एंजल 1 में नंबर्स का इंपैक्ट है, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन बेस्ट एग्रो लाइफ ये भी करीब 13% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा क्यों है, कौन से स्टॉक हैं जो कि ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं, वो अगर आपके सामने लाएं तो उसमें आपको दिखेगा कि आज टॉप ऑफ द लिस्ट में आपको दिखेगा HBL पावर, 9% नीचे है ये स्टॉक। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें 7% का ड्रॉप है। लैंडमार्क कार्ड्स नीचे है। ऑथम इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्पाइट ले रहा है, इस हफ्ते काफ़ी अच्छा चला है ये बोनस की वजह से, तो 5.5% ये नीचे है। और इतना ही इंपैक्ट आपको नेगेटिव साइड पे प्रकाश इंडस्ट्रीज में भी आज के सेशन में देखने को मिलेगा। मैम जरा फार्मा से ही शुरुआत कर लें। सिप्ला अगर आप थोड़ा 1 महीने का चार्ट ला के सामने रख दें तो सिप्ला नीचे है, सन फार्मा नीचे है, और आज हम देख रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा में भी कुछ प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो फार्मा में मैम ये जो प्रेशर बन रहा है इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? सिप्ला में और भी डाउनसाइड बची है अभी? कि सिप्ला के साथ एक न्यूज़ फ्लो भी आज हमने देखा था कि जो एक इनकी दवा थी लेट्रियो टाइट करके, वो दवा को लेके कुछ यहाँ पे इश्यूज हुए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो जी रेवलीमेड करके इनकी दवा थी, जिसका कि बहुत बड़ा मार्केट था, वहां से भी रेवेन्यू इरोजन होना चालू हुआ है। और जो मैं बात बता रही हूँ लेट्रियो टाइट दवा,
उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर था यूएसए में, मेरे हिसाब से तकरीबन 22% का मार्केट शेयर था, और रेवेन्यू में भी तकरीबन 150 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था। तो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हुई है, जो कि ये दर्शा रही है कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक बड़ा यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और मार्केट ने उसी चीज को देखते हुए, भापते हुए यहाँ पे उसी तरह से स्टॉक में भी एक हमें देखे तो एक सूरत हमें दिखाई है। तो मुझे लगता है कि जो आज सिप्ला में एक न्यूज़ फ्लो की वजह से एक नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है, तो थोड़ी हम्म। वीकनेस और आ सकती है। तो अभी इससे थोड़ा-सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। नतीजे आने दीजिए, उस समय मार्केट में मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी बहुत ध्यान से सुना जाएगा, परखा ठीक है। जाएगा। उसके बाद अगर कॉल लेंगे तो बेटर रहेगा। अब अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ, चार्ट्स अभी भी थोड़े मजबूत कम लग रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो ड्रॉप आया है 1397 का, ये थोड़ा फर्दर एनहांस हो सकता है, 1350 हम्म तक जा सकता है। तो वीकली चार्ट्स अभी भी वीक लग रहे हैं, और मेरे हिसाब से इससे दूरी बनाए रखी जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि डाउनसाइड और बाकी है अभी सिप्ला में भी और बाकी फार्मा स्टॉक्स में भी ऐसे ही कुछ करें। तो देखिए, मेन सिप्ला में तो है, लेकिन अगर मैं दूसरे फार्मा स्टॉक्स को यहाँ पे देती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सन फार्मा की, तो सन फार्मा में देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम डाउन साइड मोमेंटम और एक जो स्लाइड आई है वो आगे जारी रह सकती है। सन फार्मा 1670 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि गिरावट और गिरा सकती है, जो इसे 1600 तक लेके जा सकती है। तो मोस्टली जो फार्मा काउंटर्स हैं आज थोड़े से नरमी दिखा सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। बहुत सारे दर्शक हैं अपने सवाल ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं यूट्यूब के पेज पर जो आए हैं हमारे प्राइम मेंबर्स के सवाल, पहले वो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है ना, वो है अंशुल शर्मा जी का। ये हमारे नए मेंबर हैं, कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरे पास SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 218 पर है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4418 का प्राइस है, NMDC भी है इनके पास, और JSW इंफ्रा ये 285 के रखे हुए हैं। 4 स्टॉक्स हैं मैम। गिव द टारगेट एंड आई हैव अलॉटेड कोकिंग कोल IPO। अरे वाह, क्या बात है, बहुत मुबारक हो आपको मैम, इनको भारत कुकिंग कोल का IPO मिल गया है, वन ऑफ द फ्यू लकी वंस। चलिए इसकी बातचीत तो हम आगे कर ही लेंगे, लेकिन ये जो चारों स्टॉक्स हैं इनको लेकर आपकी राय दीजिए। मैम पूछ रहे हैं कि मैं सेल करूं या फिर होल्ड रखूं अभी इनको। सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ हम चलते हैं। देखिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को, 215 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड करेंगे और लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे, जबकि लंबी अवधि तो वैसे 6 महीने साल भर की होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक 1 या 2 महीने भी रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा काउंटर। एक हम्म। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी, और स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो 145 के लेवल पे निकल के आ रहा है। तो बने रहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, 145 या 144 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। पोजीशंस में बने रहिए। ऊपर में एक बार तेजी पकड़ी, 240 के ऊपर निकलने लगा, तो 275 और 295 तक जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है ये काउंटर। दूसरा सवाल इनका हिंदुस्तान मैम एरोनॉटिक पे था, मैम एक HAL पे। सेकेंड, एक सेकेंड मैम, ये 145 का स्टॉप लॉस बहुत डीप नहीं हो जाएगा SCI के लिए? जी, बिल्कुल। देखिए, 145 का थोड़ा-सा डीप लग रहा है, लेकिन हम लंबी अवधि के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। 145 नहीं तो कम से कम 175, 175, 45 तो एक लंबी अवधि के लिए, क्योंकि यहाँ पे रखने की बात है, जिसमें 6 महीने से साल भर की मैं चर्चा कर रही थी, तो उसके लिए ओके। 145 है, नहीं तो फिर 175 का भी रख सकते हैं। अगर इसमें नज़रिया जो है वो 1 से लेके 3 महीने का है, तो 175 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन फेयर इनफ। 175 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसका स्टॉप लॉस तो बिल्कुल यहाँ पे मेंटेन करना ही होगा। ठीक ठीक ठीक, ओके, बाकी स्टॉक्स। जी, जी। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की आपने यहाँ पे चर्चा की है अभी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा वीक लग रहा है, और ये वीकनेस है, थोड़ा हो सकता है कि नीचे की तरफ और खींचे काउंटर को। तो उसमें डरने की बात नहीं है, पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, इतना ही ध्यान रखना है। और एक स्टॉप लॉस के साथ इसको भी होल्ड करने की सलाह दूँगी। 4411 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस रखेंगे 4180 का। तो 4180 यानी कि मोटा-मोटा मान लीजिए तो 4200, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बिल्कुल बने रहें। पहला टारगेट इसमें हमें जो देखने को मिलेगा, वो तकरीबन यहाँ पे 4600 और 4800 के रहेंगे। तो 600 का तो एक छोटा-सा टारगेट है, लेकिन मेजर टारगेट आप यहाँ पे 4800 का साध के चल सकते हैं। तो 4800 के टारगेट के लिए इसमें होल्ड कर लीजिए, 4400 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, JSW इंफ्रा। जी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये काउंटर भी वीक है। एक्चुअली अभी तक जितने भी इन्होंने तीनों स्टॉक्स बोले हैं,
तीनों में ऐसा लग रहा है कि वीकनेस जो ये आई है, ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं, थोड़ी और गहरा सकती है। उसकी हम्म। तैयारी रखने की जरूर यहाँ पे जरूरत है। लेकिन फिर भी होल्ड कर लीजिए, मुझे लगता है कि लंबी अवधि में, मैं फिर से यहाँ पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स ठीक हो जाएंगे। 258 के आसपास चल रहा है अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यहाँ पे भी बने रहने की सलाह है 240 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा, पहला 288 का रखेंगे, दूसरा टारगेट यहाँ पे 300 का रखेंगे। ठीक है। एनएमडीसी भी इन्होंने पूछा मैम। एनएमडीसी पे ना एक्चुअली सवाल ये बनता है अब कि जिस तरह से थोड़ा ईरान को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई है, सिचुएशन सुधरी है, तो उससे गोल्ड सिल्वर तो नीचे आए हैं, साथ ही साथ जो बाकी मेटल प्राइजेस हैं वो भी नीचे आए हैं। तो मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या एक थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। ये मौका है एंटर करने का, अगर थोड़ी सी बड़ी गिरावट हो जाती है। रणनीति क्या होनी चाहिए जिनके पास रखा है और जो मिस कर चुके हैं, जिनको फोमो वाली फीलिंग हो रही है? संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मौका भी है, हो सकता है एंटर करने का, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो ये मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस आई है, क्योंकि ये टेम्पररी लगती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक मौका दे रही है कि आप इसमें नई एंट्री भी बना सकते हैं। बस इंतजार थोड़े से गिरावट का और करिए। जैसे अगर एनएफडीसी की स्पेशली हम बात करें, तो ये चल रहा है तकरीबन 84 के आसपास, 83.85। तो इंतजार करिए कि एक बार 81 से 82 के जोन में आ जाए, यहाँ से 2 रुपए नीचे भी आ जाता है तो बहुत हो हम्म। गया इसके लिए। बस उतने स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह है, यानी कि 81 से 82 के जोन में, 81 टू बी वेरी प्रिसाइज, 81 के जोन में यहाँ पे आप खरीदारी करिए। और स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करिएगा सूरत में 77 का। तो 81 पे एंटर करना है, 77 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला लेवल 86, दूसरा लेवल जो हमें यहाँ पे एज अ टारगेट सेट करना है, वो तकरीबन 90 का रहेगा। हम्म, ठीक है, ओके। फेडरल बैंक पे आपकी राय दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही नंबर्स आए हैं इनके, जो शुद्ध ब्याज आए हैं एनआईआई वो अनुमान से बेटर रही है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला, स्टॉक ने उसके ऊपर रिएक्ट किया भी है। अभी भी आप देखेंगे 10% ऊपर है ये स्टॉक, तो 271.50 पे फेडरल बैंक आपको कैसा लग रहा है अभी? देखिए, रिजल्ट्स यहाँ पे बढ़िया है, क्योंकि एनआईआई जो आपने भी अभी बात किया है, उसने एक्सपेक्टेशंस को काफी ज्यादा अच्छे नंबरों से पास किया है, मतलब एक्सपेक्टेशन को भी आउट सरपास कर दिया है। बहुत हम्म। बढ़िया बीट एक्सपेक्टेशंस पे दिखाई है एनआईआई ने। दूसरी तरफ हमें बैंकिंग में क्या क्या चाहिए, एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के आकलन करने के लिए। एसेट क्वालिटी की अगर सुधार की, और यहाँ पे एक जिस तरह से बैंक ने रिपोर्ट किया है कि एक एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, तो इस तरह हम्म। का जब रिपोर्टिंग बैंक की तरफ से, किसी भी बैंक की तरफ से आता है, तो वो मार्केट उससे बहुत पॉजिटिव मानता है। और अगर आप यहाँ पे यही चीज अगर देखेंगे, तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी में एक सुधार दिखाता हुआ ये बैंक नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है क्योंकि जीएनपीए हो, तो वो अगर हम देखेंगे तो वो 1.72 ही रह गया, जो कि 1.83 था। और ये मैं हम्म। सीक्वेंशियल बात कर रही हूँ। एनएनपीए है तो वो 0.42 ही रह गया, जो कि 0.48 था। एक बढ़िया सुधार यहाँ पे जीएनपी और एनएनपी रेशियोज में आया है, जो कि मार्केट को हमेशा पसंद आता है। और उसी वजह से मार्केट ने भी यहाँ पे उसको उसी तरह का एक रिवॉर्ड दिया है। मुझे लगता है कि ये जो काउंटर है, ये और तेजी अभी दिखाता हुआ नजर आएगा। 290 से 300 के लक्ष्य भी इस पे रखे जा सकते हैं। चल रहा है अभी 271 पे, तो यहाँ हम्म। पे या थोड़ी सी गिरावट पे कर लीजिए खरीदारी। स्टॉप लॉस लगाइए 246 का। 246 स्टॉप लॉस और 300 की तैयारी कर लें, राइट? जी बिल्कुल। ओके, नंबर्स बहुत ही दमदार है। स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर है और नई रिकॉर्ड ऊंचाइयां और छू सकता है। 300 रुपये तक के लेवल्स इस स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। रविकांत गुप्ता जी मैम हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं। मैम बताइए कोई बेस्ट एएमसी बताइए आप मुझे। देखिए, एक तो चीज ये है कि अभी एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें 10 लाख का। क्यों? क्योंकि नतीजों का तो अभी आगाज हुआ है। तो जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे एक पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी कि आगे किस तरह के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा नतीजों के हिसाब से। तो सारा एक साथ आपको नहीं लगाना है। आप इसको कुछ एक चंक्स में लगाइए। 10 लाख है तो इनिशियली 2 लाख का करिए, फिर उसके बाद अगले 5 लाख का करिए। इस तरह से इसको पार्ट्स में आप इन्वेस्ट करिए, एक साथ सब ना लगाएं। दूसरी तरफ जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि एएमसी स्टॉक्स कौन से अच्छे लगते हैं, अनडाउटेडली ऐसे प्रूडेंशियल एएमसी। देखिए, आईपीओ आया था तभी भी मैंने काफी स्ट्रांगली रेकमेंड किया था, और ये हम्म। काउंटर ने नतीजे शानदार दिखाए हैं। वो एएमसी में पहले नंबर पे जो आता है, वो अभी तो आईसीआईसीआई एएमसी है।
तो वहां हम्म। पे एक पोजीशन बनाए, लेकिन आज बहुत बढ़िया मूव ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक इसमें ये संभलता है, थोड़ा सा नीचे मिलता है मुझे लगता हम्म। है, तो ज्यादा एंटर करने में ये ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। 2982 के आसपास चल रहा है, आना दीजिए इसे थोड़ा सा 2870 2850 के जोन में, फिर इसमें खरीदारी करिए 3000 तक के इनिशियल टारगेट के लिए। तो एएमसी में पहले नंबर पे तो आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। दूसरा जो एएमसी का काउंटर अभी पसंद आता है, वो थोड़ी गिरावट आने पे ही खरीदना है, एचडीएफसी एएमसी को। तो ये दो काउंटर्स पे बिल्कुल नजर बना सकते हैं। वैसे मैम देखा जाए तो 10 लाख का जो अमाउंट है ना वो काफ़ी बड़ा है। तो ये दो एमसीज में जी अगर ये करेंगी इसको एलोकेट, तो हो सकता है कि इनका पोर्टफोलियो उतना डाइवर्सिफाइड ना दिखे। तो ओवरऑल मैं इनके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, कोई भी अगर सुन रहा हो किसी को नया निवेश करना हो तो उस लिहाज से थोड़ा ये भी बताइए मैम, अपनी आप सालों की जो आपकी रिसर्च है उसके बाद की पोर्टफोलियो में इफ़ नॉट आइडियल फिर भी कितने स्टॉक्स मिनिमम या मैक्सिमम होने चाहिए, और आप अगर 10 लाख कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो कितने सेक्टर्स लेकर वो चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा? जी, देखिए बिल्कुल, एक तो ये चीज़ जो मैंने ये 2 एमसी बताए, ये इसका अर्थ ठीक ये है। नहीं था कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट वहाँ करें, क्योंकि इन्होंने एएमसी में कौन-सा अच्छा लग रहा है, उस पे हमने बात की थी। इसलिए वो 2 एमसी की मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ वो 2 एमसी में ही लगाना है। यहाँ पे बढ़िया स्टॉक्स देखिए, एक तो आज जिस तरह से इन्फोसिस के नतीजे आए, आईटी सेक्टर में वापस से एक सुगबुगाहट चालू हुई है, उसमें एचसीएल टेक काफ़ी अच्छा लगता है। टेक महिंद्रा पे काफी स्ट्रांगली और पैनी नजर रखी, मुझे लगता है अगर टेक महिंद्रा ने भी यहाँ पे अच्छा सरप्राइज कर दिया रिजल्ट्स को लेके, तो वहां पे भी एक नजर बनाई जा सकती है। तो अभी आईटी सेक्टर में एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ये दो काउंटर अच्छे लगते हैं। अगर अब मैं बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, तो मुझे बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई, और थोड़ा थोड़ा एक जिसे हम कहते हैं ईएमआई के जैसे थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है एचडीएफसी बैंक में। पूरा एक मत करिएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में जो हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरावट का ये शिकार हो चुका है। इन स्तरों पे हमारा ये मानना है कि यहाँ से थोड़ी बॉटमिंग आउट एक प्रोसेस चालू हो जानी चाहिए अब एचडीएफसी बैंक के लिए। तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट की तरह थोड़ा थोड़ा या एसआईपी जैसा हम करते हैं, वैसा करके आप एचडीएफसी बैंक को खरीदते रहें, एक साथ पूरा अमाउंट ना डालें। बैंक में एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये तीन बैंक पसंद आते हैं हमको। आईटी सेक्टर में मैंने चर्चा की, एचसीएल टेक और इन्फोसिस पसंद आता है। एलएनटी हमारा हमेशा का ऑल टाइम फेवरेट कैपिटल गुड सेक्टर से ये काउंटर है, तो यहाँ पे भी आप एक नजर बना सकते हैं। तो कैपिटल गुड स्पेस से पसंद आ रहा है एलएनटी। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये साल क्रूड ऑयल के लिए थोड़ा तेजी वाला साल रहेगा, तो अच्छा, इसमें ओएनजीसी जैसे काउंटर पे भी नजर बनाई जा सकती है। मैं जल्दी से रिकैप कर लूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और एचडीएफसी एएमसी आपने बोला। बैंकिंग में आपने बोला एचडीएफसी बैंक, धीरे धीरे एसआईपी के जरिए। आपने एक एसबीआई बोला, एक स्टॉक और बोला था बैंकिंग में, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। आईटी में आपने बोला टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक। टेक महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हैं, एचसीएल टेक के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मुझे टोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा मैम अगर मैं। हाँ टेक प्लीज़। महिंद्रा अभी नहीं है, अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो नंबर्स के ध्यान बाद। रखना है। अभी जस्ट हाँ, नंबर्स के बाद स्ट्रिक्टली यहाँ पे एडवाइस है, अभी नहीं लेना है, नहीं तो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। लेकिन इन्फोसिस को बिल्कुल देखा जा सकता है। अच्छा, इन्फोसिस और एचसीएल टेक भी आपने बोला था। एचसीएल की, जी जी बिल्कुल। तो टेक महिंद्रा के नंबर्स का वेट कर लीजिए। एचसीएल टेक और इन्फोसिस को आप देख सकते हैं, दोनों के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कैपिटल गुड से एलएनटी, एलएनटी भी काफ़ी गिरा है मैम, बीच में इनके बड़ी अफवाहें थी कि कुछ ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा कुछ गल्फ कंट्रीज़ में। जी कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन स्टॉक उसके बाद भी मूव नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल के लिए इस साल तेजी का हो सकता है, तो ओएनजीसी यहाँ पर आप नज़र रख के चलिए। एलएनटी का मैम एक टारगेट बता दीजिए, क्या टारगेट लेके चले कोई, क्योंकि अच्छे एलएनटी लेवल्स पे अभी आ गया ये। तुरंत, हाँ, लेकिन एलएनटी में तुरंत एंट्री करने की हिदायत नहीं है। मैं इसे ठीक है। एंट्री करने के लिए सही मानूंगी 3800 से 750 के जोन में। तो साढ़े परफेक्ट। 750 से 3800 के बीच में मिले तब एंट्री करनी है, तुरंत कूदने की यहाँ पे राय नहीं है। और उस सूरत में जो हमें लगता है स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, वो तकरीबन 3740 का लगा लीजिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 3800 से 3750 के आसपास इसमें एक्यूमुलेट करिए। तो 3740 का स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट इसमें वापस से हमें जो देखने को मिलेंगे वो 4150 के रहेंगे। लेकिन अभी मैं वापस रिपीट करती हूँ, तुरंत एलएनटी में एंटर नहीं करना है, और गिरावट आने पे ही इसमें एंट्री की सलाह है। चलिए ठीक है, एंटर नहीं करना है। और हम्म। यही आपने कहा था निफ्टी के लिए भी, बाजार में भी। निफ्टी भाई साहब को दिखाइए, है ना, नज़र लग गई, पता नहीं हमारी या किसकी नज़र लग गई, बर्दाश्त नहीं हुई तेज़ी।
मंदड़ियों से, और पूरा देखिए लाल निशान में ला के खड़ा कर दिया। मतलब आप देखिए कल की क्लोजिंग थी 25,665 की, और 25,662 का लो आज लगाया बाजार ने। तो एक बार तो लाल निशान के अंदर दर्शन करा दिए। मतलब मैं, बेयर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ईरान में स्थिति सुधर गई, कुछ अच्छा हो गया, या फिर थोड़ा सा आप तेज़ी कर लें। हैं हम भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक तरफा तेज़ी का मौका दे देंगे। तो अच्छी चीज़ है मैम, हेल्दी करेक्शन तो मतलब दोनों तरफा मौके अगर मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। बस मुझे ये बताइए कि ये जो डिप आ रहा है इसमें एंटर करना है या अभी और रुकना है? देखिए संदीप जी, 1 बजे का हमारा स्टेटमेंट था कि ये जो गिरावट और गहरा सकती है, जैसा मैंने उसी टाइम बोला था कि अब 2 ढाई घंटे के लिए थोड़ा ध्यान रखिए और ओवर द वीकेंड कोई पोजीशन नहीं ले। लॉन्ग पोजीशंस में भी है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मैं यही चीज पे आपको वापस से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जियो पॉलिटिकल अभी भी इश्यूज में हम ये नहीं कह सकते कि राहत मिलना स्टार्ट हो गई है। अनप्रिडिक्टेबल है। ओवर द वीकेंड फिर से कोई अगर न्यूज आ गई तो वो मार्केट्स के लिए हम्म। इम्पैक्ट कर सकती है। और हमारे खुद के अगर मैं फैक्टर्स की इंडियन मार्केट की इंपॉर्टेंट की जो फैक्टर है उसमें रिलायंस की अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस एक हैवी वेट है जो इंडेक्स में बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान देता है। तो उसमें भी बिल्कुल आप ओवर द वीकेंड जब रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मार्केट्स को आगे ले जाने के लिए। तो इन सब के चलते कॉशियसली ट्रेड करें। अभी 2 ढाई घंटे के लिए 1 बजे ही हमारा स्टेटमेंट था कि बहुत ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में आ रही है अभी गिरावट जो कि थोड़ी और बढ़ सकती है। सुन लिया बाजार ने आपकी बात को और मान भी लिया, मैं तो कह रहा हूँ। जिसके बाद हमने देखा है मार्केट में प्रेशर हाई लेवल से बना भी है। और वेल सेड मैम, जैसा आपने कहा कॉशियस रहना है, और वो हमने प्रूव होता हुआ देखा भी है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाजार गिर रहा था, थोड़ा गिरने दीजिए, थमने दीजिए। और वीकेंड को तो ऑब्वियसली आप वेट कर लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके नंबर्स आने वाले हैं उसको भी आप फोकस में रखिए। टेक महिंद्रा ऐसे ही नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स आने दीजिए। नंबर्स देखने के बाद अगर आप कोई भी एडवेंचर करते हैं या पोजीशन लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। 10 लाख वाला डिस्कशन काफ़ी बढ़िया हो गया ये। इसके साथ साथ ना मैम, सुमिता मिश्रा जी, इनका सवाल है ये, कह रही हैं कि प्लीज़ एडवाइस मदरसन सुमी वायरिंग, मेरे पास 51 रुपये के रेट पे रखे हुए हैं, मैं होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर जाऊं? जी बिल्कुल, मदरसन सुमी वायरिंग की यहाँ पे बात करें 51 पे लिए हुए हैं। अभी तो थोड़ा वीक हो रहा है ये काउंटर, पर मुझे ऐसा लगता है जो ये वीकनेस आई है तो एक ये बार इसको थोड़ा और नीचे खींच के लेके जाएगी। कहाँ तक? 43 तक जा सकता है। 45 तो चल ही रहा है, 43 तक जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉस बुक करने की आवश्यकता नहीं है। रुक जाइए। हो सकता है कि 1-2 महीना आपको रुकना पड़े, 3 महीना रुकना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वापस से अपसाइड का मोमेंटम आएगा जो आपको ऊपर की तरफ के लेवल्स दिखाएगा। तो अभी बस होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें क्लोजिंग बेस का, यानी कि क्लोजिंग अगर उसके नीचे होती है तो ही हम्म। ट्रिगर करना है, और वो है 41 का। 41 के स्टॉप लॉस के साथ जस्ट होल्ड कर लीजिए। अगर तेजी लौट गई और 48 का लेवल इसने तोड़ दिया तो फिर वापस तेज हो जाएगा, और जो आपकी कॉस्ट प्राइस है 51 उसके भी ऊपर 53 तक जाने की ये बिल्कुल एक गुंजाइश रखता है। होल्ड करना है 41 के स्टॉप लॉस के साथ। परफेक्ट है। 41 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करके चलिए। इस बीच आपको बता दूं एक अपडेट है। विश्वजीत घोष, ये हमारे साथ स्टैंडर्ड प्लान लेके हमारे प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े हैं। 700 से ज़्यादा प्राइम मेंबर्स का हमारा परिवार है। तो आपका भी घोष साहब बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी वीडियो पर आइए, आप मनी 9 के ज्वाइन बटन आपको दिखेगा। जब आप वो ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ये 3 विकल्प आ जाएंगे। अपनी सुविधा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए, बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। आपको क्या मिलेगा, क्या मिस कर जाएंगे अगर आप वीआईपी प्लान नहीं लेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। और अगर आप पहले से मेंबर हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, तो ज्वाइन की जगह आपको रिज्यूम का बटन दिखेगा। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ आपके पास सामने आएंगे इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो कीजिए, पेमेंट कीजिए और आप अपनी मेंबरशिप रिज्यूम कर सकते हैं। फ़ायदा क्या मिलेगा वो आपको दिख भी रहा है। हम आपके सवाल प्रतिबद्धता के साथ पहले प्रायोरिटी बेसिस पर लेंगे। और एक और हमारे जो प्राइम मेंबर अभी थोड़े दिन पहले ही बने हैं, रमेश चौहान जी, ये कह रहे हैं कि मैम येस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एंट्री बताइए, साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा आप अपडेट दीजिए। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स आ चुके हैं, नंबर अच्छे थे मैम, स्टॉक चला भी था, और येस बैंक के नंबर्स आ जाने हैं। देखिए, येस बैंक में जिस तरह से कुछ दिनों का मूव देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव मूव आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रहा है कि मार्केट्स यहाँ पे एक अच्छा नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ, नंबर्स अभी तक आए नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ये है, एंट्री करना चाहते हैं, पहली हिदायत नतीजे आने के बाद करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें थोड़े
ऊपरी लेवल पे एंटर करने के लिए शायद जाना पड़े, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास सेफ्टी ज्यादा होगी, क्योंकि हमें ये कंफर्म होगा कि नतीजे यहाँ पे पूरा सपोर्ट करेंगे। तो नतीजे आने से पहले जस्ट रुक जाइए, नतीजे आने के बाद एंट्री करिए, देखभाल के कि नतीजे कैसे आए। इन केस अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो एंट्री करने का बढ़िया लेवल है, वैसे तो वो एकदम शूट अप करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी वजह से ये 21 मेनली माने तो 22 रुपए 50 पैसे के आसपास मिलता है मोटा मोटी, या 22 रुपए 80 पैसे के आसपास, तो वहां पे फिर आप एंट्री के मौके ढूंढे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि नतीजे अच्छे होने चाहिए। तो 22 रुपए 80 पैसे के स्तर पे एंट्री करने का फिर बिल्कुल यहाँ पे प्रयास करिए, और उस सूरत में जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 21 रुपए 10 पैसे का रहेगा। 22 रुपए 70 पैसे के आसपास मैंने एंट्री करने की बात की है, और हम्म। स्टॉप लॉस 21 रुपए 10 पैसे का। टारगेट इसमें फिर 24 रुपए 20 पैसे तक का भी रख सकते हैं, पर नतीजे के लिए वेट करें। दूसरी तरफ इन्होंने कहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी काउंटर अच्छा मूव दिखा रहा है। यहाँ पे आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं, 66 के आसपास चल रहा है, इन्हीं स्तरों पे आप एंट्री करें तो भी चलेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा 60 रुपए का, तो 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, 66 पे एंटर करिए, और 74 से 75 के लक्ष्य से। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इस बीच आपको बता दूं कि मैम आप आई हैं तो हमारे साथ नए मेंबर्स जुड़ने का भी सिलसिला जारी है। अभी मैंने आपको कहा था घोष साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अन्नपूर्णा भी हमारे साथ जुड़ी हैं नए मेंबर के रूप में। इकोनॉमी प्लान इन्होंने लिया है और हमारे साथ प्राइम मेंबर के रूप में जुड़ी है, और अभी हम यही कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी प्राइम मेंबर्स के सवाल आ रहे हैं पहले हम उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं। अगला सवाल गादिया मीता जी, हमारे बहुत ही प्यारे दर्शक हैं, बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि गुड नून मैम, मेरे पास ग्रो के 168 के प्राइस पर 70 शेयर हैं, आज 177 पर है। क्या यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर मैं और वेट करूँ? आप बताएं, उस तरह से ही मूव करूँ। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ग्रो की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बोला कि यहाँ पे नतीजे बढ़िया आए हैं, रिवॉर्ड मिला है। मैम थोड़ा सा देखिए, ये मार्केट में रिस्क अगर लेंगे तो बिल्कुल रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलेगा। तो आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क अगर ले सकते हैं तो ये अभी आप इसमें भी कंटिन्यू कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, बुक ना करिए प्रॉफिट। एक स्टॉप लॉस के साथ करिए, 168 की खरीद है। मैं सही बोल रही हूँ यहाँ पे संदीप जी की खरीदारी 168 के एग्जैक्टली लेवल पे है? एग्जैक्टली मैम, हाँ 168 ही हाँ, है। हाँ। तो आप चाहें तो स्टॉप लॉस उस सूरत में जो रख सकते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस का रख ले 168 का, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इतनी मेहनत करी है, इतने टाइम तक होल्ड किया है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें जो कि 172 का आ रहा है। अगर किसी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वजह क्या होगी? मार्केट का खराब होना। बस मुझे हम्म। वही एक वजह लगती है जो ये स्टॉक को नीचे ले जाएगी, क्योंकि ये वैसे भी मार्केट रिलेटेड ही ये कंपनी है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी है। तो हम्म। मार्केट खराब हुआ तो ही ये नीचे आएगा। तो 172 का अगर आपने स्टॉप लॉस भी रखा ना मैम, तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। हमारा कैपिटल सेव रह गया, हमें प्रॉफिट कुछ मिल गया, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आगे के लिए हम और इसमें एंट्री मार सकते हैं। तो कैपिटल हम्म। सेव होना प्लस अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं लेकिन कम प्रॉफिट भी आता है और प्रॉफिट में है, तो भी बहुत अच्छा मार्केट में ये बात मानी जाती है। तो अभी आप 172 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें इन एनी केस, क्योंकि मैं ये मान रही हूँ नतीजे अच्छे हैं, स्टॉक आगे भी मूव करेगा। कुछ अप्रिय घटना की खबर नहीं आती है वैश्विक स्तर पे, तो ये काउंटर जा सकता है ऊपर में 190 तक, तो आप वहां हम्म। तक के लिए भी इंतजार कर सकते हैं। कैपिटल होगा, कैपिटल बचा रहेगा तो ही आप पैसा लगा के बाजार में दोबारा मुनाफा कमाने की चेष्टा कर सकते हैं। एक सवाल और मैम, ग्रो की जब बात आती है ना तो कई लोगों ने मिस कर दिया, 100 पे नहीं मिला, 194 तक देखा, फिर उसके बाद फॉल आया। थोड़ा लंबा करिए चार्ट को, 1 महीना करिए, तो लोअर लेवल से फिर से रिकवरी होकर अब ये 177 पर आ गया। आई थिंक कल मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री आई है नंबर्स के बाद, जिस वजह से स्टॉक आज चला है। तो जिन्होंने आईपीओ वाला रनअप मिस कर दिया, अब ये लोअर लेवल से भी मिस कर दिया, इन लेवल्स पर नया लेने की आप सलाह देंगे या थोड़ा वेट कर लें? देखिए, वैसे तो वो ये बात वापस वही आ जाती है, रिस्क ले सकते हैं तो अभी भी ले लीजिए, क्योंकि आज भी जो मूव आया है बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट आया है। अगर इसने आज के दिन में 175 के ऊपर का क्लोज जारी रखा तो बिल्कुल इसमें एंट्री कर लीजिए। तो जैसे 3:30 बजे क्लोज होता है, 3 बजे के आसपास भी आप चाहें तो एक सरसरी नजर से देखिए, लग रहा है कि 175 के ऊपर ही ये क्लोज दे देगा, तो फिर आज भी इसमें एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस उस सूरत में थोड़ा सा बड़ा होगा। मैंने जो पहले 172 का स्टॉप लॉस बताया था, उनकी हम्म। कॉस्ट प्राइस के हिसाब से डिजाइन किया हुआ स्टॉप लॉस था, वो ठीक सभी है। के लिए एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन जो सभी के लिए एप्लीकेबल ग्रो में जो एक स्टॉप लॉस होता है वो 163 का रहता है, थोड़ा सा बड़ा है, पर 163 का रखेंगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ टारगेट्स भी जो देख रही हूँ पूरे 190 से लेके 193 के देख रही हूँ। 193
93 तक के टारगेट, वही टारगेट जो पहले इसने टच किया था 193, 80, जी 85 का लेवल था कुछ, वहीं तक दोबारा जी ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अगर आपके पास पहले से पोजीशन है और आप नया लेना चाहते हैं, दोनों के हिसाब से अलग है। इन लेवल्स को आप ज़रूर नोट कीजिए। स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस पहले नोट कीजिए, फिर आप टारगेट की उम्मीद करके चलिए। पहले ये डिफाइन कर लीजिए कि घाटा कितना हो सकता है। तो आशंका पहले, उम्मीद बाद में लगाइए। पहले स्टॉप लॉस को तय कीजिए, फिर आप मुनाफे की उम्मीद रख के चलिए।